बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद तो सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 22 है, जिसके अंदर हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के हवाले से कुछ कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कंसीडरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि जब आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को तैयार करते हो तो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को बनाने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला स्टेप क्या है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। कहता सबसे पहले फिजिकल डेटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले तुमने ये करना है कि तुम्हारे पास जो डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं, रिलेशंस हैं, उन टेबल्स या रिलेशंस को क्या करो? नॉर्मलाइज्ड करो। दूसरा स्टेप है वॉल्यूम एस्टिमेट, कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि तुम्हारी डेटाबेस के अंदर एस्टिमेट कितना डाटा जो है वो तुमने स्टोर करना है। यहाँ पे वॉल्यूम से मुराद वो ऑडियो या वीडियो वाला वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम से मुराद है आपके डाटा का वॉल्यूम, कि आपने डाटा कितना स्टोर करना है, ये मतलब है यहाँ पे। दूसरा अगला स्टेप है डेफिनेशन ऑफ ईच एट्रीब्यूट, कि आप जो है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने से पहले जो है अपने तमाम के तमाम टेबल्स के अंदर जो आपने कॉलम्स डिफ़ाइन करने हैं, उन तमाम के तमाम कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करो कि एट्रीब्यूट्स किस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, किस टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, हर एट्रीब्यूट का क्या नाम होगा और उसके ऊपर कौन सी डाटा आपने फिक्स करनी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एंड व्हेन डाटा इज़ यूज्ड। कहता है नेक्स्ट ये बताओ कि तुमने ये जो डाटा सेव करने जा रही हो, ये डाटा कहाँ से लेना है, एंड व्हेन कब यूज़ करना है, वेयर कहाँ से कलेक्ट करना है, एंड व्हेन डाटा इज़ यूज्ड और कब यूज़ करना है। अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एंड डाटा सिक्योरिटी, कि जनाब फिज़िकल डाटा बेस डिज़ाइन करने से पहले तुम इस चीज़ को भी इमेजिन करो, इस चीज़ को भी जो है वो एस्टिमेट करो कि तुम्हें कितना रिस्पॉन्स चाहिए, यानी कितनी जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, और डाटा की सिक्योरिटी कितने लेवल की तुम्हें चाहिए, मतलब हाई लेवल चाहिए, लो लेवल चाहिए, मीडियम लेवल चाहिए, कौन सी डाटा सिक्योरिटी चाहिए। देन अगला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजीज़, और उसके बाद फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने से पहले तुम्हें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हें अपनी डेटाबेस का डिज़ाइन बनाने के लिए किन किन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है, उसकी सारी डिटेल तुम्हें लिखनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स थे कुछ, जिन पॉइंट्स को दोस्तों हम अपनी फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने से पहले जो है वो प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं। अगला पॉइंट है जी डिज़ाइनिंग फील्ड्स। अब ये डिज़ाइनिंग फील्ड्स क्या होती है? डिज़ाइनिंग फील्ड मीन कि आप अपने टेबल्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हो, उन एट्रीब्यूट को हम फील्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि टेबल के अंदर जो कॉलम होता है, जैसे स्टूडेंट ID एक कॉलम है, उस कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और फील्ड भी कहते हैं। तो कहता है डिज़ाइनिंग फील्ड, कि अपने टेबल के अंदर तमाम की तमाम जो तुम्हें कॉलम्स या एट्रीब्यूट जिनकी नीड है, जिन फील्ड्स की ज़रूरत है, कहता है वो फील्ड जो है वो डिज़ाइन करो। ठीक है, अब उन फील्ड्स को डिज़ाइन करने का क्या मतलब है? यहाँ पे डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि टेबल के अंदर कौन कौन सा तुम्हें एट्रीब्यूट चाहिए, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, और उस एट्रीब्यूट के ऊपर उस एट्रीब्यूट का साइज़ कितना होगा, और उस एट्रीब्यूट के ऊपर कौन सी डाटा टाइप जो है वो तुम चूज़ करोगे, कौन सी डाटा फिक्स करोगे। ठीक है, ये मतलब है डिज़ाइनिंग फील्ड्स का। ओके, अब नेक्स्ट वो पॉइंट बता रहा है, कहता है 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स फॉर यूजिंग डाटा टाइप्स व्हेन स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट्स इन अ डेटाबेस आर गिवन एज अंडर। कहता है जब तुम अपनी डेटाबेस के किसी भी टेबल के अंदर जब एट्रीब्यूट्स के ऊपर डाटा टाइप्स डिफाइन करते हो। अब अगला पॉइंट क्या आ गया? पहला पॉइंट क्या था? डिज़ाइनिंग फील्ड्स। ये मेन टॉपिक का नाम है डिज़ाइनिंग फील्ड्स, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब वो कह रहा है कि जब तुम अपनी फील्ड्स, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने कॉलम्स के ऊपर डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हो, तो उस डाटा टाइप को डिफ़ाइन करने के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो 4 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है? मिनिमाइज़ यूजेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, कि जब दोस्तों आप अपने एट्रीब्यूट की डाटा टाइप डिफ़ाइन कर देते हो तो उससे क्या होता है, हमारी जो स्टोरेज स्पेस है वो कम से कम यूज़ होती है। दूसरा फ़ायदा क्या है? रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। और दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी भी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप डिफ़ाइन कर देते हो तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपने इस एट्रीब्यूट के अंदर या इस कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है।
नेक्स्ट इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, और इससे क्या होता है आपके जो सिस्टम की जो डाटा इंटीग्रिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद सपोर्ट ऑल डाटा मैनिपुलेशन, और उसके बाद आपने जितनी भी अपने डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन करनी हो, मतलब चेंजिंग करनी हो, वो भी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है। किस ये 4 फ़ायदे हैं किसके, डाटा टाइप डिफाइन करने के अपने किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर। अब यहाँ पे डिफरेंट डाटा के नाम आगे उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि वार चार किस लिए यूज़ होती है, वार चार, वार कैर, नंबर, ये डिफरेंट डाटास के नाम है, आगे उनकी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद उनके बारे में बताया गया उनके में कितना साइज आप स्टोर कर सकते हो, और उसके बाद जनाब किस में स्टोर कर सकते हो, बाइट में, बिट में, किस में स्टोर कर सकते हो, ये भी बताया हुआ है। तो ये जो है ना वो डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल है। अगला पॉइंट आ रहा जी कोडिंग एंड कंप्रेशन टेक्निक्स। ये क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपके टेबल के अंदर जो है डाटा ज़्यादा स्टोर हो रहा होता है, तो क्या आप कोई ऐसी टेक्निक नहीं अप्लाई कर सकते कि आप अपने टेबल के अंदर जो डाटा ज़्यादा स्टोर हो रहा है आप उसको कंप्रेस कर दो, छोटा कर दो। यस हो सकता है, जैसे यहाँ पे सामने की छोटी सी एग्जांपल समझाया। देखिए मान लो एक बात, आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर एक साइड पे स्टूडेंट आईडीज़ का कॉलम है, एक स्टूडेंट नेम का कॉलम है, और एक उसकी हॉबीज़ का कॉलम है। अब यहाँ पे देखो क्या स्टूडेंट आईडी को मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, मतलब श्रिंक कर सकता हूँ, मतलब कम कर सकता हूँ, नहीं, वो तो फिक्स होती है। स्टूडेंट आईडी तो श्रिंक में कर नहीं सकता। क्या मैं स्टूडेंट नेम को श्रिंक कर सकता हूँ? नहीं, मैं स्टूडेंट नेम को भी श्रिंक नहीं कर सकता। क्या मैं हॉबीज़ को श्रिंक कर सकता हूँ? यस, मैं हॉबीज़ को श्रिंक कंप्रेस कर सकता हूँ। कैसे बता, देखो ज़रा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, पहली हॉबी है जी रीडिंग, मतलब जो पहला स्टूडेंट है जिसका नाम सुहेल डार है, उसकी हॉबी का क्या नाम है जी, रीडिंग। तो मैं इस रीडिंग की जगह पे क्या कोई ऐसी टेक्निक लगा सकता हूँ कि मैं इसको रिड्यूस कर लूँ, कि इतने ज़्यादा स्पेलिंग मुझे ना लिखने पड़े, मतलब ये जब मैं रीडिंग लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ज़्यादा स्पेस यूज़ हो रही है। तो मैं कोई ऐसी शॉर्ट टेक्निक लगाऊँ कि यहाँ पर रीडिंग की जगह पर मैं कोई ऐसी शॉर्ट टेक्निक लगाऊँ कि लिखा रीडिंग ही जाए, मतलब पता यही चले कि यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ है लेकिन स्पेस थोड़ी यूज़ हो। यस, मैंने क्या किया, मैंने रीडिंग का सिर्फ आर स्टोर कर दिया, तो आर मीन रीडिंग। उसके बाद दोस्तों गार्डनिंग का मैंने क्या स्टोर किया, मैंने गार्डनिंग पूरा स्टोर नहीं किया बल्कि गार्डनिंग का सिर्फ जी स्टोर किया। उसके बाद इस तरह आगे फिर रीडिंग है, तो रीडिंग का मैंने क्या रखा हुआ है, आर। मतलब मैंने यहाँ पे हर यूनिक हॉबी को एक स्पेसिफिक करैक्टर दे दिया, एक स्पेसिफिक कोड दे दिया। जैसे मैंने रीडिंग को आर दे दिया कोड, गार्डनिंग को मैंने जी दे दिया, मूवी को मैंने एम दे दिया। अब जब भी मैंने रीडिंग लिखना होगा ना तो मैं रीडिंग नहीं लिखूंगा बल्कि आर लिखूंगा। जब भी मैंने गार्डनिंग लिखना होगा ना मैं गार्डनिंग नहीं बल्कि जी लिखूंगा। जब भी मैंने मूवी लिखना होगा ना तो मैं मूवी पूरा नहीं लिखूंगा बल्कि उसका जो कोड मैंने स्पेसिफाई किया एम वो लिखूंगा। तो ऐसे ही देखो सर ने कहा इस तरह आपने जो क्या किया, अपनी हॉबी वाले कॉलम को श्रिंक कर लिया। देखो जहाँ जहाँ रीडिंग था वहाँ पे सर ने आर 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 लिख लिया, जहाँ पे गार्डनिंग था वहाँ पे जी लिख दिया, जहाँ पे मूवी था वहाँ पे सिर्फ ओनली एम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये है मतलब श्रिंक करने का डाटा को। तो इस तरह क्या होता है, जब आप अपनी इस तरह डाटा को श्रिंक कर लेते हो तो आपकी स्पेस जो है वो कम यूज़ होती है। अब यहाँ पे नीचे सारे टेबल के अंदर बताया भी हुआ है कि ये देखो हमारी जो हॉबीज़ थी उनको हमने हर यूनिक हॉबी को एक यूनिक कोड दे दिया। जैसे रीडिंग था, रीडिंग को आर दे दिया, गार्डनिंग को जी दे दिया, मूवीज़ को एम दे दिया। तो ये फ़ायदा दोस्तों डाटा को श्रिंक करने का, ये श्रिंक टेक्निक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है जी, वी गेट अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स बाय द यूज ऑफ डाटा टाइप्स एंड द बेनिफिट कैन बी इन द नंबर ऑफ डायमेंशंस। कहता है जब अपने अगला पॉइंट क्या आया, कहता है जब ये पॉइंट हमने ऊपर भी देखा है कि जब आप डेटाबेस के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर डाटा डिफाइन करते हो या उनकी डायमेंशंस डिफाइन कर देते हो तो उसका क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कि दोस्तों जब आप अपने एट्रीब्यूट की डाटा डिफाइन कर देते हो तो हमें उसमें आसानी हो जाती है कि हम उसकी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोस्तों ये होती है कि मान लो कि एक टेबल है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एड्रेस। अब आपने किसी बंदे को पूछा प्लीज़ एंटर योर एड्रेस, उसने अपना एड्रेस ही नहीं दिया, तो अब क्या होगा, जब वो अपना एड्रेस नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, वो वाला बॉक्स, वो वाला सेल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं वो सेल एम्प्टी ना हो। तो क्या हम चाहते हैं जब भी कोई बंदा एड्रेस नहीं देगा तो हमने उसकी जगह डिफ़ॉल्ट क्या स्टोर कर दिया, पाकिस्तान स्टोर कर दिया। तो ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि अगर कोई बंदा कोई वैल्यू देना भूल जाए या वो कोई वैल्यू जानबूझ के ना दे तो हम उसकी जगह भी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दें, तो इसको क्या हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कब सेट करेंगे, जब हमें दोस्तों पहले से ये आइडिया होगा कि इस कॉलम की डाटा क्या। अब देखो ना, डाटा अगर इंट है, अगर डाटा पर इंट है तो क्या हम उसमें कोई पाकिस्तान स्टोर कर सकते हैं, नहीं, पाकिस्तान तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यानी ये कब ये पॉसिबल होगा कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। दोस्तों ये तब ही पॉसिबल होगा जब आपने पहले से एट्रीब्यूट की डाटा टाइप डिफाइन की होगी। हमें पता होगा कि इसकी डाटा स्ट्रिंग है तो हम उसकी जगह पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग सेट करेंगे। अगर हमें पता है कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफ़ॉल्ट जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है तो हम उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देंगे या कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर में सेट करेंगे ना कि स्ट्रिंग में। तो ये मतलब है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। दूसरा फ़ायदा क्या है, रेंज कंट्रोल। कि जनाब जब आप अपने
एट्रीब्यूट की डाटा डिफाइन कर देते हैं तो उससे हमें फ़ायदा दूसरा ये होता है कि हम उसकी रेंज कंट्रोल कर सकते हैं। रेंज मीन कि मान लो अगर आपकी डाटा इंटीजर है तो हमने कहा इसकी रेंज 1 से लेकर 1000 तक होगी। अगर आपके जो है ना डाटा स्ट्रिंग है तो हमने कहा इसकी रेंज अल्फ़ाबेट ए से लेकर अल्फ़ाबेट एच तक होगी। मतलब कोई बंदा अल्फ़ाबेट एच से बड़ा मतलब नेक्स्ट कोई लेटर ऐड नहीं कर सकता इसके अंदर, तो इसे कहते हैं रेंज कंट्रोल करना। नेक्स्ट फ़ायदा क्या होगा, नल वैल्यू कंट्रोल कहता है जनाब जब आपके पास डाटा पहले से डिफाइन होगी तो आप उसमें नल वैल्यू को भी कंट्रोल कर सकते हो। देखो अगर जनाब कोई नल वैल्यू क्या होती है कि कोई बंदा वैल्यू नहीं उसने नहीं दी यानी सेल खाली छोड़ दिया, उसने अपने मान लो कि स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट आईडी उसने खाली छोड़ दी। अब दूसरे जब कोई बंदा स्टूडेंट आईडी को खाली छोड़ेगा मतलब नल छोड़ेगा तो आपको ये पता ही नहीं है कि उसकी डाटा क्या है, तो आप उसमें क्या स्टोर करोगे खुद से, आप उसमें कोई खुद से स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करोगे, आप उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे, क्या स्टोर करोगे। तो इसलिए जनाब अगर आपकी पहले से डाटा डिफाइन होगी तो आप इजीली उसमें नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर उसकी डाटा इंटीजर है तो आप इंटीजर वैल्यू नल वैल्यू स्टोर करोगे 0। अगर उसकी जो है वो डाटा स्ट्रिंग है तो आप उसकी नल वैल्यू क्या स्टोर करोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इस तरह दोस्तों फ़ायदा होता है, नल वैल्यू को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप। इसी तरह नेक्स्ट कहता है रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि जब आपकी डाटा पहले से फिक्स होगी तो हमें फ़ायदा क्या होगा, हम उसकी रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कर सकते हैं। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे कहते हैं दोस्तों, आपको मैंने बताया था रिफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है जब आप दो टेबल को आपस में लॉजिकली कनेक्ट करते हो प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से। दोस्तों देखो अगर आपने अपने टेबल के अंदर जो डाटा टाइप्स हैं वो ही डिफाइन की होंगी तो आपको मैंने बताया था ना कि अगर आप दो टेबल के दरमियान प्राइमरी की और फॉरेन की चूज़ करते हो तो ये चीज़ नेसेसरी है कि आपकी प्राइमरी की और फॉरेन की जो डाटा है वो सेम होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, दोनों की डाटा पर सेम होनी चाहिए। अब देखो अगर आपने डाटा चूज़ ही नहीं की हुई तो क्या होगा भला, हमें क्या पता कि प्राइमरी की डाटा क्या, तो हम फिर फॉरेन की डाटा कैसे चूज़ करेंगे, नहीं चूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए अगर हमने पहले से प्राइमरी की डाटा चूज़ की होगी तो हमें फॉरेन की डाटा भी चूज़ करने में आसानी होगी। तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स की अच्छे से समझ आई होगी विद डिटेल। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।